मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे स्थित संस्कृति यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विद्यार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कठिनाइयां आने पर हिम्मत न हारे। पूर्व राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के करीब पहुंचकर भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप की ताकत को पहचाने। अपने वक्तव्य में उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अच्छा इंसान बनना चाहिए। आपके लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप संस्कृति यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य ही शिक्षा के साथ साथ आपको अच्छा इंसान बनाना है। जब लोग अच्छे होते हैं तो परिवार में भी सद्भाव होता है, परिवार के बीच और अंदर सद्भाव होता है तो अच्छा समाज बनता है, समाज अच्छा होता है तो देश अच्छा होता है, आगे बढ़ता है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। एक स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ शरीर बेहद आवश्यक है। पूर्व राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आप सभी डिग्री पाकर अपने नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। संस्कृति यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार व्यक्त करते हुए उनके सरल और विनम्र स्वभाव की प्रशंसा की। डॉक्टर गुप्ता ने विद्यार्थियों से कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कहां से आते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम समाज को क्या देते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता का सीना गर्व से तब चौड़ा हो जाता है जब वो अपने बच्चों के नाम से जाने चाहते हैं। जब आप देश विदेश में जाकर संस्कृति यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें तो संस्कृति यूनिवर्सिटी भी अपने आप में गर्व महसूस कर सकेगा और आप पर भी गर्व महसूस कर सकेगा। दीक्षांत समारोह के अवसर पर संस्कृति यूनिवर्सिटी में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने संस्कृति यूनिवर्सिटी में एक बरगद का पौधा भी लगाया। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 6 हस्तियों को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानद उपाधि प्रदान की। संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, प्रो चांसलर श्री राजेश गुप्ता जी, कुलपति डॉक्टर MB सेठी जी, मंच पर जिनको आज हमने ऑनरेरी डिग्री के रूप में फेलिसिटेट किया है, प्रसिद्ध कलाकार श्री उदयराज गणेश जी, प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज जी, प्रसिद्ध डिज़ाइनर श्रीमती कृष्णा नीलेश मेहता जी, कथा लेखिका और कवित्री सुश्री रोशेल पोटकर जी, श्री दिनेश गुप्ता जी, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षाविदगण, विशिष्ट अतिथिगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृति विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आप सभी के लिए भी एक बड़ा दिन और यादगार क्षणों से भरा हुआ दिन है। इस क्षण के लिए आप कई वर्षों से परिश्रम कर रहे थे। आपके गुरुजनों, माता पिता और शुभचिंतकों को भी आज आप सब पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं आप सभी स्नातकों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संस्कृति विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के बहुत कम समय में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। ये जो डिग्री आज आप प्राप्त कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत का परिणाम है और साथ ही साथ आपकी इस उपलब्धि में आपके अध्यापकों और आपके परिवार से मिले समर्थन का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज आपकी सफलता में
उनकी सफलता भी निहित है। देवी और सज्जनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज ग्रेजुएट हो रही छात्राओं की संख्या देखकर भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण का अभियान मेरे हृदय के बहुत करीब रहा है। आज भारत के विश्वविद्यालयों में जहाँ भी मैं जाता हूँ, ये देखकर खुशी होती है कि ग्रेजुएट हो रही छात्राएं हों अथवा मेडलिस्ट हों, उन सब की संख्या उनके मेल सहपाठियों की तुलना में बढ़ती जा रही है। और ये एक दिस इज़ अ न्यू इंडिया। वी कैन सी दैट दिस इज़ फ्यूचर ऑफ इंडिया। और आज मैं चांसलर साहब से मैंने पूछा, आपके गोल्ड मेडलिस्ट जिनकी संख्या आपने 37 बताई, उसमें एक अगर मैं बाइफरकेशन दे दें तो मुझे सुविधा होगी। मुझे प्रसन्नता यहाँ भी है। यहाँ इसलिए क्योंकि जो मुझे बताया गया कि देर आर 37 गोल्ड मेडलिस्ट एंड आउट ऑफ विच 20 आर आवर डॉटर्स एंड 17 आर आवर बॉयज़। सो हियर आल्सो दिस नंबर गोज अराउंड 60% फॉर आवर डॉटर्स। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। देवी और सज्जनों, शिक्षा प्रणाली का वास्तविक उद्देश्य हमारे बच्चों को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को एक अच्छा मनुष्य और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। अच्छे इंसान जो ज्ञान और कौशल में पारंगत होने के साथ साथ नैतिकता और सत्यनिष्ठा के आभूषण से भी सुसज्जित हो। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि शीलम परम भूषणम, अर्थात चरित्र से ऊपर कोई भी आभूषण नहीं होता। जहाँ हृदय में सत्यनिष्ठा होती है वहाँ चरित्र में सुंदरता होती है। जब चरित्र में सुंदरता होती है तो परिवार व समाज में सद्भाव होता है, और जब परिवार व समाज में सद्भाव होता है तो देश में समृद्धि और शांति होती है। ऐसे सद्गुणों से युक्त युवा व युवतियाँ समाज की धरोहर व अच्छे इंसान बनकर निकलते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी व प्रामाणिकता के साथ निभाते हैं। ये जब मैं अच्छे इंसान की बात करता हूँ, 2 दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने गया। एकल नाट्य मंच प्रसिद्ध कलाकार शेखर सेन जी द्वारा, उन्होंने कबीर पर ये उनका नाट्य मंचन था। मैं 2 घंटे रहा और उनकी एक विशेष शैली है। उस शैली का एक प्रसंग मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बताया, वो अपनी भाषा में बोल रहे थे। उनका कहना था कि जब मैं वो चूँकि कबीर की भूमिका में थे, तो वो कह रहे थे कि मेरी माताजी ने मेरे पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात शादी के लिए बहुत दबाव डाला, क्योंकि वो माताजी हमारी जो थी बांझ थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। मैं कैसे उनको मिल गया वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी माताजी इसी बात को रट लगाए रहती थी कि बेटे शादी कर लो। मैं अपना जो हमारा नाती या पोता जिसको भी कहें, ग्रैंडसन, उसका मैं मुंह देख करके ही मरना चाहूँ। बहुत इंसिस्ट किया। तो कबीर कहते हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद में जब नई नवेली दुल्हन को लेकर के आया, तो उसके पहले चूँकि मैं गरीब था, गरीब परिवार से आता था, तो वो तो व्यंग्य में उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरी झोपड़ी में आग लगी थी। और आग लगी थी जो इस प्रकार के लोग होते हैं, अनस्क्रूपलस लोग सोसाइटी में, उन्होंने आग लगा दी। लेकिन कबीर ने कहा कि मैंने उसको एक सकारात्मक भाव से देखा, और मैंने कहा कि भाई
गांव और छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनमें अगर किसी को दिवाली जलाने का मौका नहीं मिलता है तो वो किसी के घरों और झोपड़ी में आग लगा करके और वो दिवाली का जो उत्सव होता है उसको मनाते हैं। ये एक उनका व्यंग्यात्मक था, सकारात्मक। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो पत्नी थी वो रोती जा रही थी और वो कहती थी, अपने पिता को कोस रही थी, कहती थी कि मेरे बाप ने कैसे के साथ शादी कर दी जिसका अपना पूरा ठीक ठाक मकान भी ना हो, और जब यहाँ आए तो मकान भी जला, झोपड़ी थी वो भी जली हुई। तो वो बार बार रोए जा रही थी और वो कहती थी कि, और मेरे पूछने पर भी वो बता नहीं रही थी कि क्या कारण क्या है। तो बार बार कहते हुए सांझ ढल गई थी। तो कबीर ने कहा कि अंत में उसने कहा कि मैं यहाँ पर खुश नहीं रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक अच्छा लड़का था, उसके साथ में मेरा प्रेम संबंध था, यदि आप उसके पास पहुँचा दें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कबीर ने कहा, इतनी छोटी सी बात, चलिए मेरे साथ। और वो उनको कहने लगे, मैंने उसको कंधे पे बिठाला और ले गया। रास्ते में वो फिर रोने लगी और वो कहने लगी, तो मैंने कहा कि भाई जो तुम चाहती थी वही तो मैं करने जा रहा हूँ, अब तुम किस लिए रो रही हो। तो रोते रोते कहने लगी, कबीर अब मैं समझ गई, आपसे अच्छा और नेक इंसान इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो मैं चाहती थी वही आप करने जा रहे हो। ऐसा कोई भी पति नहीं मिलेगा जो शादी करके आया हो और वो कहे कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ तुम्हारे प्रेमी के पास, इसलिए मैं मानती हूँ कि तुमसे नेक, भला और अच्छा इंसान, जिस अच्छे इंसान की हम बात कर रहे हैं, अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे वापस ले चलो, मैं आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारूँगी। एक ये छोटी सी प्रसंग लेकिन मुझे याद आ गया यहाँ पर, इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन सचमुच में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पाना बहुत आसान है। आसान मैं इसलिए कहता हूँ, जब लोग पा लेते हैं तो सरलता, जिसकी चांसलर साहब ने जिक्र किया, टू बिकम सिंपल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, मोस्ट डिफ़िकल्ट। क्योंकि जो आपके पास है वो आप सिर पर लेकर के घूमते हैं। जब वो पद प्रतिष्ठा और सब चीज़ें चली जाती हैं, उसके बाद में भी वो चीज़ें छूटती नहीं हैं। तो यहाँ सिंप्लिसिटी, ये अर्थात ये जो आपका अहंकार है वो आपको किसी से मिलने नहीं देगा। किसी के साथ जो एक सरलता होती है, सिंपल अप्रोच होती है, वो बहुत बहुत दूर तक आपको रखती है। मैं उदयराज जी सर, आई एम टू हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। आई वॉज रियली डीपली मूव्ड वॉट एवर यू सेड, एंड दैट टू अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सर। मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि संस्कृति विश्वविद्यालय ने अपने नाम के अनुरूप अपने विद्यार्थियों में ज्ञान और कौशल के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक, नैतिक और आचार विचार संबंधी मूल्यों को भी आत्मसात करने का काम किया है। ये जो मैं अच्छे इंसान की बात कर रहा था, मैं कहीं कहीं पर जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मैं इसका जिक्र करता था और मैं कहता था कि देखिए, यदि शिक्षा विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से आप निकल करके कुछ भी बनिए, लेकिन अच्छे इंसान जरूर बनिए। अच्छा इंसान इसलिए, यदि आप अच्छे इंसान हैं तो आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, यदि आप साधु वेश में होंगे तो अच्छे साधु होंगे, टीचर होंगे तो अच्छे टीचर होंगे, यदि आपको पति बनने का सौभाग्य मिलता है तो आप अच्छे पति होंगे, पत्नी बनने का सौभाग्य मिलता है तो अच्छी पत्नी होगी, और जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, यू विल प्रूव टू बी द बर्थ। इसलिए अच्छा इंसान
कभी कभी लोग कहते हैं ना, सामाजिक क्षेत्र में डिवैल्यूएशन, डिग्रेडेशन मूल्यों का, आवर वैल्यूज़ आर बीइंग डिग्रेडेड। और वो क्यों है? ऐसा नहीं है कि यदि आप टीचर्स जाएं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, शिक्षा विश्वविद्यालयों में जाएं, तो आपको सभी जगह डिग्रेडेशन, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर्स, मेडिकल फैकल्टी में जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगा, टीचर्स में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, वकील होंगे वहाँ भी मिलेगा, नेताओं राजनीति में होगा वहाँ भी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग हैं। केवल और केवल ज़रूरत इस बात की है ढूंढने की। लेकिन प्यारे छात्र छात्राओं, इस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर आपको एक मजबूत आधार मिला है। यहाँ से प्राप्त शिक्षा आपको आत्मविश्वास देगी और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि आपकी शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती है। शिक्षा एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा से सच था, लेकिन ये आज के ज़माने में ये पहले से कहीं ज़्यादा सच है और प्रासंगिक भी है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए सिर्फ एक बार सीखना ही पर्याप्त नहीं है। 21वीं सदी में सफल होने के लिए आपको अपने कौशल को लगातार निखारना पड़ेगा, निरंतर नया सीखना पड़ेगा। आउटडेटेड तरीकों को छोड़कर अपने ज्ञान को, अपने कौशल को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्द ही अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। आप में से कुछ लोग अब पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग अपना व्यवसाय शुरू करेंगे और कुछ आगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। आप सभी अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। मैं कामना करता हूँ आप अपने चुने हुए कार्य में खूब सफलता हासिल करें। लेकिन यह भी सच है कि हम चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, हमें हर यात्रा में कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, कठिन परिस्थितियों में हौसला कैसे रखते हैं, यही हमारी सफलताओं का मापदंड होगा। प्रयास और मेहनत करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सफलता या असफलता ईश्वर के अधीन होती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना आपका अधिकार है, लेकिन कभी भी परिणामों के प्रति आसक्त न होना। जब भी आपको असफलता या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हिम्मत मत हारना। इसे विनम्रता से स्वीकार करें, एक कदम पीछे हटें और सोचें कि और क्या अलग किया जा सकता है और कौन से अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं कि जिससे जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप जो भी करें हमेशा उसमें हार न मानने की भावना रखें और फिर फाइनली स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अपनी जीवन यात्रा के कुछ मेरे जीवन यात्रा के बारे में बताया गया। वैसे मैं सरप्राइज़ तब हुआ जब वाइस चांसलर साहब अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में मैं कहाँ से आ गया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत मेरे से ही की थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपनी छोटे से जीवन यात्रा, तो ये पाता हूँ कि एक लंबी और कठिन परंतु बहुत ही संतोषजनक यात्रा रही। मेरा जन्म एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि के परिवार में गांव में हुआ। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर ज़िले में हुआ। और आर्थिक कठिनाइयाँ मेरे शुरुआती जीवन का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत न होने का एक दृढ़ संकल्प ही था जिसने मुझे एक लंबी यात्रा शुरू करने की शक्ति दी और जो लगातार चुनौतीपूर्ण रही, पर साथ ही साथ बहुत ही रिवार्डिंग भी रही।
मुझे अपने जीवन में कई रोचक और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कार्य करने का मौका मिला। बहुत से अपने साथी भारतीयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका भी मिला। राष्ट्र निर्माण में कई प्रकार से अपना योगदान देने का परम सौभाग्य मिला। जब मैं आपकी तरह युवा था तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दिन मेरी ये यात्रा मुझे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद तक ले जाएगी। मुझे यकीन है कि यहाँ एकत्रित मेरे कई युवा साथी मेरी साधारण पृष्ठभूमि से खुद को जोड़कर देखते होंगे और मुझे यकीन है कि आप भी अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। पीछे मुड़कर कभी मत देखना। हमेशा याद रखना कि आपके सामने एक बहुत लंबी ज़िंदगी है और आपको अभी बहुत आगे जाना है। कभी भी छोटी मोटी कठिनाइयों से परेशान ना हो, निरंतर आगे बढ़ते रहना। प्यारे छात्र छात्राओं, आप ऐसे समय में स्नातक हो रहे हैं जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है। ये एक रोमांचक समय है और ये एक चुनौतीपूर्ण समय भी है। आज आपके पास कई प्रकार के नए अवसर उपलब्ध हैं जो पिछली पीढ़ियों के लिए कभी उपलब्ध नहीं थे। साथ ही तेज़ी से बदलते सामाजिक आर्थिक बदलाव, तरह तरह के संभावित करियर्स की विशाल विविधता और विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं और विचारों की निरंतर धारा के बीच थोड़ा कंफ्यूज होना, थोड़ा भ्रमित होना, ये बहुत स्वाभाविक है। आप में से कुछ लोगों ने भी इसका अनुभव किया होगा। मेरा सुझाव है कि आप अपने अंदर की अंतर्निहित क्वालिटीज़ को पहचानें, अपनी उस ताकत को पहचानें। कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। हम सभी में अनूठी प्रतिभाएं हैं। आप अपनी उस प्रतिभा को पहचानें और उसे पोषित करें, उसे निखारें, क्योंकि यही आपको दूसरों से अलग बनाएगी और आपको अपने अंतर्मन को आवाज़ के साथ जाने का आत्मविश्वास पैदा करेगी। देवियों और सज्जनों, मैं आपके साथ एक अभी हाल फिलहाल लेसेंट की एक अमेरिकन रिपोर्ट आई है, उसमें एक चिंताजनक ट्रेंड की चर्चा करना चाहूँगा। सामयिक विषय है। इस रिपोर्ट में भारतीयों की शारीरिक फिटनेस में तीव्र गिरावट का उल्लेख किया गया। इसमें पाया गया है कि आज लगभग हमारी आधी जनसंख्या अपनी रूटीन में सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी शामिल नहीं करते हैं और पिछले 20 वर्षों में ऐसा अनुमान है कि ऐसे लोगों का प्रतिशत दुगना से भी अधिक हो गया है। मुझे लगता है ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप सब लोग भारत के भविष्य हैं, इसलिए मैंने इस विषय की चर्चा करना उचित समझा। किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करने में फिजिकल और मेंटल फिटनेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। और हमारा देश तो योग और प्राणायाम के विज्ञान का जन्म स्थान है। आज दुनिया भर के लोग महर्षि पतंजलि द्वारा मानवता को दिए गए योग के उपहार का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे में हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का पूरा लाभ उठाने में क्यों पीछे रहें? अभी तो आप यहाँ से निकल के जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आप जब कभी भी आएंगे तो इस यूनिवर्सिटी में भी वो आपको सुविधाएं जो आज तक मिलती रही हैं उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मैं आज आप सभी युवा स्नातकों से अपेक्षा करता हूं कि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और हेल्थ और फिटनेस को हमेशा प्राथमिकता दें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन आपको जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आप आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी दृढ़ता से जुड़े रहें। जिस तरह मजबूत जड़ों वाला पेड़ बड़े तूफानों का सामना भी आसानी से कर जाता है, उसी तरह आपकी जड़ें आपको बड़े से बड़े
उथल पुथल, बड़े से बड़े बदलाव के बीच भी संतुलन बरकरार रखने की शक्ति देगा। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमारा देश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम एक विकसित देश बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब तो और भी भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे ऐतिहासिक क्षण में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, अंत में मैं आप सबसे एक आग्रह करता हूँ, अपने अपने तरीके से, जिसका उल्लेख हमारे चांसलर साहब ने भी किया, एक कंसेप्ट है गिव बैक टू द सोसाइटी। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जिनको पीछे छोड़ आते हैं, आज मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैंने शायद लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रहता है जिनको छोड़ा है पीछे, उनके बारे में ध्यान रहता है। और कोशिश करता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ, यदि मैं ये भी सोचता हूँ उनके भले के लिए, तो मुझे लगता है यस, टू सम एक्सटेंट आई एम कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट फॉर देम, फॉर देयर वेलफेयर। मैं ये जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये हम सबको अपना एक कर्तव्य मान करके चलना पड़ेगा। खासकर उन लोगों को, उनके लिए जो पिछड़े हैं, समाज में गरीब हैं, अपंग हैं और अभी भी अनेक सुविधाओं से वंचित हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में यदि आप सोचेंगे और हमेशा याद रखेंगे, गॉड विल सर्टेनली कम टू हेल्प यू ए लॉट। ये कभी कभी मैं एक आपको प्रसंग सुना करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो एक परंपरा है वहाँ पर कि यूपीएससी से जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेंट्रल सर्विसेज के जितने प्रोबेशनर्स होते हैं, वो सभी राष्ट्रपति जी को कॉल ऑन करते हैं। 1-1.5 घंटे का करीब होता है प्रोग्राम, और उसमें हम उनकी भी बातें सुनते हैं और हम अपनी बात भी सुनाते हैं। जैसे कि आज यहाँ पर आपने जो हमें डीलेट जिनको डिग्रियाँ मिली हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसी प्रकार से वहाँ पर भी हम 2-3 सर्विसेज के जो अच्छे लड़के निकल आते हैं प्रोफेशनल्स, उनसे हम पूछते हैं क्या, कैसा तुम्हें लगा, आगे क्या करना चाहते हो, ये सब चीज़ें। तो एनीवे, फिर एक ऐसा प्रसंग था एक बार का, मैंने भी अपनी बात कही और फाइनली मैंने यही कहा, वेर एवर यू रीच, please always remember the society, you have to give back to the society. In what manner you can do, it is for you to decide. I leave it to your wisdom. इस पर एक प्रोबेशनर जो था, he was coming from Mumbai. He was one of the toppers in IAS. उसने खड़े होकर के सर कहा कि सर मैं आपसे मैं इसके बारे में, आप क्या हमें इनलाइटन कर सकेंगे, ये जो गिव बैक टू द सोसाइटी, आप सोसाइटी की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा आपके मन में ये है ना कि आप की पढ़ाई लिखाई और जितना भी जो यहाँ तक पहुँचे हो उसके लिए आपका परिवार जो है उसका योगदान है, यही है ना। आप सोचते हैं कि बाकी सोसाइटी से हमारा क्या लेना देना। अब मैंने कहा, उससे मैंने सवाल किया, मैंने कहा हमें ये बताइए, जिस दिन आपका इंटरव्यू था यूपीएससी दिल्ली में, तो उस दिन आप दिल्ली के तो रहने वाले हैं नहीं, मुंबई से। कल हम सब मुंबई से चले, ठीक है, कैसे आए? फ़्लाइट से आए, ओके। सुबह हमारा 12:30 बजे इंटरव्यू था, हम यहाँ पर 10:30 बजे लैंड कर गए। तो मैंने पूछा फिर कैसे गया यूपीएससी? कहने लगे साहब मुझे जाना था टैक्सी लेकर के, और उस दिन जो है अनफॉर्चुनेटली टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल थी, एक भी टैक्सी नहीं अवेलेबल। अब कहने लगे मैं सोच करके ये सोच रहा था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे, पैदल भी नहीं जा सकता, हमारा कोई साथी भी नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं दिल्ली में, कोई रिश्तेदार नहीं, मैं किसको फ़ोन करूं? मैं बिल्कुल
जैसा कि मतलब वो स्थिति मना स्थिति समझ सकते हैं कि ऐसे में क्या करें। तो उसने कहा कि सब, मैंने कहा फिर कैसे आप पहुँचे? उसने कहा साहब, जो लोग टैक्सी से नहीं, जो लोग फैमिली वाले थे वो अपनी फैमिली को लेने आए थे, कोई मित्र को, किसी फैमिली को लेने आए थे रिसीव करने। तो वो लोगों में से मैं ये देखता था कि जिस गाड़ी में अगर एक सीट हमें मिल जाए, मैं देखता था अगर 4 उनके मेंबर्स आए हैं तो 4 में तो हमें जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर दो उनको रिसीव करने आए हैं, मतलब एक आदमी आया है और 2 लोग भी हैं, तो हमें एक सीट मिल सकती है। कहले मैं इस प्रकार नज़र रखे हुए थे और एक सज्जन के पास मैं गया, उससे हाथ जोड़ करके मैंने प्रार्थना की कि सर, मैं इस प्रकार की मेरे पास सामने समस्या है और मैं चाहता हूं कि सर यदि आप हमें हमारा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, हमें यूपीएससी इंडिया गेट छोड़ देंगे, तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहला कि साहब एक सज्जन मिल गए और उन्होंने कहा नहीं, आइए आइए बैठिए, बिठाला और मुझे यूपीएससी के बाहर छोड़ दिया। मैंने कहा आपने उसका एड्रेस लिया? कह लगे नहीं साहब। जानते थे? नहीं जानते थे। मैंने कहा फिर उसको क्या करो? मैंने थैंक यू बोला, बस इतना ही, अच्छी बात। मैंने कहा यही वो लोग हैं जिनके लिए हम कहते हैं, सपोज़ करिए वो व्यक्ति की बना स्थिति भी यही होती कि भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक यू फ्रॉम एयरपोर्ट टू यूपीएससी ऑफिस। अगर सबकी मना स्थिति यही हो जाए कि भाई हम दूसरे के लिए क्यों करें, हम करेंगे तो अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए करेंगे, जिसको हम जानते नहीं उसके लिए क्यों करेंगे। मैंने कहा उसका क्या हश्र होता, आपका क्या हश्र होता? आज जो आप हमारे सामने यहाँ खड़े हो, आप सोच सकते हो? कह लगे नहीं सर। मैंने कहा दिस इज़ द सोसाइटी। हम जिसकी बात कर रहे हैं, गिव बैक टू द सोसाइटी, जिनको आप जानते नहीं हैं, जो सड़क पे आपको चलते हुए मिल जाए, बट इफ़ ही हैपन्स टू बी नीड, योर नीड, और अगर आप उसको मदद कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। एक बार फिर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे लगता है ये जो गिव बैक टू द सोसाइटी, ये जो कंसेप्ट है, इस प्रकार आप राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे और इससे भी बढ़कर ये कार्य आपको अपार खुशी और संतुष्टि देगा। धन्यवाद। जय हिंद। परम आदरणीय हमारे 5th कन्वोकेशन के चीफ गेस्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी, मैं आपका तहे दिल से संस्कृति परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस मंच से, इस परिवार की ओर से एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है और ये आपकी एक सरलता है कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इतने अपने बिजी शेड्यूल से, अभी आप कोची से गए, पूरे वीक ट्रैवल किया, बट फिर भी आपने आज यहाँ आके इन बच्चों के चेहरे पे जो खिलखिलाहट थी जो डिग्री लेने की, आज वो 10 गुना और बढ़ गई आपकी प्रेजेंस में। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। और आपकी सरलता का अनेकों उदाहरण हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और मैं भी उस दिन का वेट कर रहा हूँ साहब जब आपकी कोई पुस्तक ज़िंदगी के ऊपर आएगी और हमें पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि आपके जीवन अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया होगा। एक चर्चा थी कि कोई संत आपके यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आ रहे थे, आपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के संतों का उस तहे दिल से स्वागत किया कि उनको कोई अनादर ना लगे, और आपने इस देश के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को तोड़ा और उनका स्वागत किया। ये आपकी विनम्रता, सरलता का एक छोटा सा प्रतीक है। और ऐसे अनेकों किस्से हैं जो हमें दर्शाते हैं कि सरल जीवन और सरलता, आपको कहीं भी आप किसी पद पे हो, किसी भी आप ऊंचाई पे हो, बट सबसे अच्छा है आदमी को सरल रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में 4 इन प्रेजेंस हैं, 2 इन एब्सेंशिया है। आप सबको इनके बारे में पता चल ही चुका है। श्री अरुण योगीराज जी, जिन्होंने हमारे रामलला की मूर्ति का अनावरण किया, और आज सुबह मेरा इनसे यही प्रश्न था
कि जब आपने उस शिला को पहली चोट पहुंचाई तो क्या आपके मन में विचार था जो वहाँ विराजमान होने जा रही थी, जिसे पूरा दुनिया पूरा देश देखने जा रहा था। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने कुल गुरु को, अपने माता पिता को याद किया और वो पहली चोट देखकर कि प्रभु जैसे आप आकार में आना चाहते हैं वैसे आप मेरे हाथ से बन के सामने आइए। तो एक कला का, एक आर्टिस्ट का क्या इच्छा रहती है अपनी आउटकम से, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। श्री कृष्णा मेहता नीलेश जी, आप एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, यू वेलकम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच। आपकी अनेक स्टोरीज़ हैं, यू वर्क विद द डाउन प्रिविलेज स्टूडेंट्स एंड उन सब को आप रोज़गार देते हैं, आप जेलों में जाके काम करते हैं, आप उनसे कारीगरी करवाते हैं ताकि सब अर्न कर सकें, ज़िंदगी में अपना जीवन एक अच्छी तरह से यापन कर सकें, क्योंकि पैसे कमाने के माध्यम और हो सकते हैं, बट ऐसे लोगों को अपने उस रोज़गार के लिए चुनना जो जीवन में खड़े हो सकें और अपना जीवन एक कंधे ऊंचे करके जी सकें, आप उन सबको मौका देती हैं। थैंक यू सो मच। श्री उदयराज गणेश जी, अभी आपने सबको सुना, अध्यात्म, पेंटर, फिलोसफर, जो शब्द कहें कम हैं। मैंने उनसे बड़ा साधारण सा सवाल पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करी। बड़ा रोचक सा सवाल लगता है, सब हम मुस्कुराते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा, ये जीवन मैंने अपने माता पिता को समर्पित किया है, इस जीवन में मैं उन्हीं की सेवा करूंगा और मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, या फिर अपनी पेंटिंग, अपनी हॉबी, अपनी फिलॉसफी करूंगा और सब माता पिता को समर्पित करके उनकी सेवा करूंगा। और उन्होंने आज भी, चाहे वो लंदन में हो चाहे मुंबई में हो, जब उनके घर गया, जो समर्पित भाव हैं उनकी माता श्री यहाँ हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मन से। शी इज़ 90 years old। ये हमें एक बच्चों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हम जो भी हैं अपने माता पिता के नाम से हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। गणेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस रोशल पोटकर, शी इज़ अ writer and a poet. You've been known in European countries, in India and down south, and the reason for was you're a young poet. आप उन सब के लिए प्रतीक बनना चाहिए जो हमारे यंग नौजवान हैं, how to come out of age and how and what you can do for the new generation। मैं चाहूँगा, क्योंकि अब आप संस्था से जुड़ गए हैं, आप सभी समय समय पे आएँ, हमारे बच्चों के साथ वर्कशॉप करें और हमारे बच्चों को भी जो गुण आपके हैं उसकी कुछ परछाई उनको भी आए। Thank you so much. Miss Satya Hinduja ji, who's attending this program online, I would like to congratulate her, not Dr. Satya Hinduja ji. And why is she? Not because of her name, but because of the person she is and the work she is doing. Music and art mein, she's invented a music on neuroscience and working with neurodoctors. In coming time, that will gonna be in the Guinness Book of World Record also। और हेल्थ पे भी न्यूरोस के लिए काम करेगा, which itself speaks about her work, her journey at a so young age, and it is of immense pleasure that a young person of such age is an idol to all of us। Thank you so much। श्री राहुल शर्मा जी, जिन्होंने अपने पिता की कला को आज आगे लेकर गए, देश का नाम रोशन किया, देश विदेश में संतूर मास्टर के रूप में आज वो हैं फेमस, और इतने विनम्र और इतना विनम्र परिवार, मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी ऊंचाइयों को उनको किसी मतलब ईगो का या किसी चीज़ का उन्होंने अभी तक वो नहीं विष नहीं पिया, और इतनी विनम्रता के साथ आज भी वो जीवन जी रहे हैं और भारत कला के लिए जो पूरी दुनिया में नाम फैला रहे हैं। जबकि हम म्यूज़िक, पॉप और सबकी बात करते हैं, इंडियन म्यूज़िक को कैरी कर रहे हैं, हम उनको सम्मान देके मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सर, संस्कृति परिवार के आज करीबन अराउंड 1000 स्टूडेंट्स को आज डॉक्टरेट डिग्री मिल रही है, और हमारे इम्पॉर्टेंट सबसे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, डीन्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। आज संस्कृति जो भी है आपकी वजह से है। वी आर अ फैमिली। हर साल परिवार में बच्चे जुड़ते हैं और हर साल परिवार से बच्चे आगे जाते हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि जीवन की ऊंचाइयों में बहुत सारियाँ हम कोशिश करते हैं कि आप जब यहाँ से बाहर निकलें और जीवन की जब आप समय समय पे जो फेजेस लाइफ में आते हैं सबको फेस करना सीखें।
और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, इट डज नॉट मैटर वेयर आई कम फ्रॉम, बट वॉट मैटर्स इज वॉट यू गिव बैक टू द सोसाइटी। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा सबसे पहले सपना ये होता है कि हम आपके ड्रीम्स को पूरा करें, और आपका भी विषय रहता है कि आप जीवन में एक अच्छे इंसान बने, अच्छा जीवन, एक कामयाब इंसान बने। कामयाबी की परिभाषा हर किसी की नज़र में अलग अलग है, बट मैं ये मानता हूँ अच्छा कामयाब इंसान वो है जो पहले अपने माँ बाप के लिए, अपने क्षेत्र जिस मिट्टी में वो पला बढ़ा उसके लिए, और अपने देश का नाम रोशन करे। और कहीं ना कहीं आज नॉलेज तो आज इंटरनेट भी बहुत है, बट अगर हम आपको एजुकेट कर पाए और एक अच्छा इंसान बना पाए, आई थिंक संस्कृति हैज डन इट्स बिट फॉर यू, फॉर द कंट्री एंड फॉर द young country that we have. And someone has said that history has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether it is science, medicine, sports, art or technology, the names of people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of the imagination, they changed the world. जिस तरह किसी माँ बाप को अगर उसके बच्चे के नाम से पहचाना जाए तो उन पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि मुझे मेरे बच्चे के नाम से जाना जा रहा है, उसी तरह मैं कहना चाहूँगा अगर संस्कृति को उसके बच्चों से जाना जाए, इससे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी के लिए और कोई कामयाबी नहीं होगी और कोई इसके लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। तो आप देश में विदेश में जाएं, अपना नाम रोशन करें और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। आज हमारे बच्चे इंडिया ही नहीं फॉरेन में भी प्लेस्ड हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप वहाँ प्लेस होके आपके पेरेंट्स से और आपसे खुशियाँ मिलती हैं कि आप एक आगे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है समय समय पर कि हम और क्या नया अच्छा कर सकते हैं। आज संस्कृति ने यहाँ पे मथुरा में 300 गांव गोद लिए हैं, और यहाँ पर हम तकरीबन 100 गांव तक पहुँच गए हैं उसके अंदर, जहाँ महिलाओं की डिलीवरीज और उनकी मेडिसिन फ्री करी जा रही है। दिव्यांगों के लिए हम यहाँ पर एक दिव्यांग स्कूल चला रहे हैं, और ऐसे 5 स्कूल चलाते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 बच्चे पढ़ते हैं और जिनकी पूरी पढ़ाई मुफ्त होती है। ऐसी 100 हम कन्याओं को बच्चियों को लेते हैं जो शायद फाइनेंशियल रीजंस से पढ़ नहीं पाते हैं, बट संस्कृति उनको कोशिश करते हैं 100 बच्चों को हर साल मेरिट बेसिस पे उनको ले, और किसी पढ़ाई की पैसे की कमी की वजह से भी पढ़ाई पीछे ना रह जाए, उनकी पूरी हाई एजुकेशन मुफ्त करती है। उसके साथ साथ संस्कृति ने ऐसे परिवारों को, सिपाहियों को जिनके पिता शहीद हुए हैं, जवान जो शहीद हुए हैं बॉर्डर्स पे, हम हर साल ऐसे प्रण लेते हैं उन बच्चों की शिक्षा के लिए वो खर्चा उठा सकें। और ये हमारा एक प्रण रहता है कि संस्कृति सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशन कॉलेज नहीं, इट्स अ मिनी यूनिवर्स, जहाँ पे आपको 360 डिग्री पूरा एक लर्निंग एरिया मिले और आप अच्छे बेहतर इंसान बने। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.